इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। दो लोग के बीच एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लेकिन अचानक से सामने वाले के सिर्फ एक टच से यह आदमी जमीन पर गिर जाता है और फिर सडनली ये आंटी भी एकदम से जमीन पर गिर जाती है। इस दूसरे वीडियो में भी सेम, ये दोनों औरतें झगड़ा कर रही है, लेकिन अचानक से एक दूसरे को छूते ही दोनों जमीन पर गिर जाती है, मानो जैसे कोई रहस्यमय सी फोर्स उन्हें नीचे गिरा रही हो। एंड फ्रेंड्स, ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है, बल्कि चाइना के गली गली में आज ऐसे हजारों केसेस सामने आ रहे हैं। क्या चीज है ये? क्या कोरोना की तरह कोई दूसरा महापैंडेमिक जन्म ले चुका है चाइना में? वेल, काइंड ऑफ यस, मगर इस बार वायरस चाइना के लैब से नहीं बल्कि चाइना के पार्लियामेंट से निकला है। इस बार ये बायोलॉजिकल वायरस नहीं बल्कि लीगल वायरस बनकर चाइनीज सोसाइटी को खा रहा है और इस वजह से चाइना में इंसानियत आज पूरी तरीके से मरती जा रही है। कुछ ही मिनट्स में मैं आपको प्रूफ्स के साथ ये बताऊंगा, बट उससे पहले ये लोग आखिर ऐसे गिर क्यों रहे हैं? सो ऑन सरफेस बात कुछ ऐसी है फ्रेंड्स कि चाइनीज जनता को ऐसा करने के लिए लिटरली लाखों रुपए मिल रहे हैं। एक वीडियो जरा देखो। इसमें ये औरत जानबूझकर इस व्हाइट गाड़ी के सामने जाकर गिरने की एक्टिंग कर रही है और बार बार कर रही है, लेकिन अंत में ये पूरा इंसिडेंट कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे भी कई सारे फनी मगर बहुत ही दयनीय वीडियोस आपको चाइना में जगह जगह रिकॉर्ड होते हुए दिख जाएंगे, जो चाइना की दयनीय स्थिति को झलकाते हैं। सो अब यहां पर आता है दूसरा सवाल कि चाइना में ऐसा करने के लिए इन लोगों को लाखों रुपए आखिर क्यों मिल रहे हैं? तो वेल, इस पूरी समस्या की जड़ है आज से 37 इयर्स पहले बना एक चाइनीज कम्युनिटी पार्टी का वियर्ड लॉ। सो 1986 की बात है। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनके नए बने कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मनी से इंस्पायर होकर एक लॉ ऐड किया, जीपीसीएल यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द सिविल लॉ। एक ऐसा लॉ जो आगे चल के उनके देश के लिए सबसे प्रॉब्लमैटिक होने वाला था, क्योंकि इस लॉ के आर्टिकल 119 को जरा आप थोड़ा ध्यान से देखो। इस आर्टिकल में क्लियरली ये मेंशन्ड है, अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे को इंजर करता है तो उस इंजर्ड पर्सन के मेडिकल और इकोनॉमिकल लॉसेस का पूरा कॉम्पेंसेशन उसे इंजर करने वाले आदमी को देना होगा। अब ये लाइन ऐसे सुनने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, और दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड जर्मनी में भी तो ये लॉ सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है और यूज भी हो रहा है आए दिन, तो वहां पर प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट हुई और चाइना में क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही? एंड वेल फ्रेंड्स, दैट इज बिकॉज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने दो बहुत बड़े ब्लंडर्स कर दिए। पहली गलती, चाइना के लीगल सिस्टम में ही एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इस वजह से हो क्या रहा है, जैसे ही जीपीसीएल इंप्लीमेंट हुआ, इसके वजह से चाइना में सजा गुनहगार को नहीं बल्कि विक्टिम को मिलने लग गई। यस, इसे एक कुछ केसेस के एग्जाम्पल से समझते हैं। सो ये बंदा जो बार बार अलग अलग गाड़ियों से टकरा रहा है, इसका नाम है शू। ये बंदा दिन में 5 बार किसी भी गाड़ी के सामने कूदकर खुद के एक्सीडेंट की नकली एक्टिंग करता है। अब जरा इस शख्स को भी देखो, इनका भी जॉब बिल्कुल सेम है, गाड़ियों के सामने कूदना। बस सिर्फ थोड़ा सा फर्क यहां पर यह है कि ये भाई साहब सिर्फ महंगी गाड़ियों के सामने ही कूदते हैं ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐड सके। अब यहां पर पास्ट में चाइना में ऐसे केसेस ऑन एंड ऑफ होते रहते थे, लेकिन ये फ्रॉड करने की बीमारी वहां पर वाकई में वायरल होने लगी 2006 के एक इनफेमस केस के बाद से, जिसमें चाइनीज जुडिशरी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कोर्ट के डिसीजन की वजह से पेंग यू नाम के आदमी को शू शाओलेन नाम की एक एल्डरली चाइनीज लेडी को सिर्फ छूने के लिए पूरे 6.5 लाख रुपए देने पड़े थे। दरअसल 20 नवंबर 2006 की बात है। एक सिटी बस से उतरते टाइम यू का पैर फिसल गया और वो गिर गई। उस टाइम पेंग यू, जो कि एक इंसानियत से भरा इंसान था, वो पास में ही थे। उन्होंने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत अपनी जेब से 2,500 रुपए खर्च करके शू को हॉस्पिटल ले गए और उन्हें वहां पर एडमिट करा दिया। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में शू को पता चला उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, शू एक झटके में पलट गई। उसने इस पूरे एक्सीडेंट का ब्लेम यू के सर पर डाल दिया और जीपीसीएल के उसी आर्टिकल 119 के तहत वो यू से उसके सारे मेडिकल खर्चे का कॉम्पेंसेशन मांगने लग गई। कैन यू बिलीव दैट? अब ये मामला फिर जब वहां के नैनजिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया तो इस पूरे हादसे का एक आई विटनेस चेन एरचुन, जो भी हादसे के समय वहीं पर मौजूद था, उन्हें बुलाया गया और उन्होंने भी पूरे कोर्ट के सामने बताया कि यू एकदम इनोसेंट है। इनफैक्ट यू तो शू की मदद ही कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने यू को ही सजा सुनाई और उसे शू को 6.5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देने का आदेश दे दिया। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोर्ट के मुताबिक यू ने आर्टिकल 119 को वायलेट किया था। सो कॉम्पेंसेशन देयर वाज अ मस्ट।
अब ये केस काफी हिस्टोरिक था, काफी वायरल हुआ और इससे चाइनीज जनता में एकदम से डर फैलने लग गया। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप होने लग गई देश के कायदे कानून को लेकर, लोगों को लेकर। अब ऑब्वियसली एक अच्छा चंक ऑफ पॉपुलेशन डर रहा था, घबरा रहा था, नेगेटिविटी फैल रही थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ एक चंक ऑफ पॉपुलेशन अपॉर्चुनिस्टिक था। मैं बात कर रहा हूं फ्रॉडस्टर्स की। उन्हें ये मनी मिंटिंग अपॉर्चुनिटी लगने लगी। उनको लगने लग गया कि ये पैसे कमाने का एकदम रामबाण तरीका, एकदम आसान तरीका। किसी भी महंगी गाड़ी के सामने गिर जाओ, फेक एक्सीडेंट बताओ या छोटे मोटे झगड़ों में कोई छुए भी तो गिरने की एक्टिंग कर लो और बस फिर जीपीसीएल लॉ के तहत कॉम्पेंसेशन में एक झटके में आपको लाखों मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजन है कि अगर आप चाइना में फ्रॉड केसेस का ये ग्राफ देखेंगे तो वहां पर फ्रॉड केसेस हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी बात, इसकी वजह से चाइना में एकदम से एक निर्दयता और बेरहमी का माहौल छाने लग गया। अब मामले को थोड़ा और डिटेल्ड पर्सपेक्टिव से आपको समझाने के लिए मैं आपको ऐसी वियर्ड पॉलिसी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। 1958 में चाइना में माओ जेडोंग ने द ग्रेट स्पैरो कैंपेन नाम का एक अभियान चालू किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को आदेश दिया कि जितना हो सके स्पैरोस को मारना शुरू कर दो ताकि वो चाइनीज फार्मर्स के खेतों से अनाज ना खा सके। लेकिन भाई साहब, अंधाधुंध में लिए गए इस पॉलिसी के डिसीजन की वजह से कुछ ही सालों में चाइना में एक मेजर फैमिन छा गया। अब वो कैसे? इसके जिस तरह से शू के केस में कोर्ट ने यू, जिसने उसकी मदद की थी, उसे ही गुनहगार ठहरा दिया और इसी वजह से चाइना में एकदम से एक निर्दयता और बेरहमी का माहौल छाने लगा, डर फैलने लग गया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लग गया कि अगर वो किसी जरूरतमंद की मदद भी करेंगे तो कल को वही उन्हें इस लॉ के तहत ठग लेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो चाइना से कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें जरूरतमंद लोग, बूढ़े लोग रोड क्रॉस करते करते गिर जा रहे हैं, उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन सारी गाड़ियां, सारे लोग उनके बाजू से निकल रहे हैं और कोई भी रुक कर उनकी मदद नहीं कर रहा है। और ये दृश्य देखकर सच में पिटीफुल लगता है, ऐसा लगता है इंसानियत ही खत्म हो गई है। अब फ्रेंड्स, बढ़ते चाइना की दूसरी गलती की ओर, जिस वजह से ये लॉ जर्मनी में तो सक्सेसफुल रहा लेकिन चाइना में एक डिजास्टर बन गया। इस गलती के बारे में तो मैं क्या ही कहूं। इसके वजह से आज चाइना में जिस तरह से ये जीपीसीएल लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, लोगों को दूसरों का मर्डर करने का रास्ता तक ज्यादा कन्वीनियंट और इजी लग रहा है। यस, एक मर्डर केस में फंसना वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस लूपहोल की वजह से। वेल, आइए इसे कुछ रियल लाइफ केसेस से समझते हैं। अप्रैल 2015 में चाइना के फुसान मार्केट में एक BMW गाड़ी ने गलती से 2 साल की छोटी बच्ची को टक्कर मार दी। पर जब गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ने देखा कि वो बच्चा जिंदा है, उसने तुरंत गाड़ी रिवर्स करके वापस से उस बच्चे पर गाड़ी चला दी ताकि वो जान से मर जाए। एक दूसरे केस में भी कुछ ऐसा ही किया गया। शाओ शियाओ चेंग ने अपने कार से एक 64 इयर्स की बूढ़ी औरत को गलती से गाड़ी से उड़ा दिया था, पर जैसे ही उसने देखा कि वो औरत जिंदा है, उसने गाड़ी को तुरंत रिवर्स मारा और उन पर वापस से चढ़ाकर उनका सर कुचल दिया। एक्चुअली में वेरी अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस भी चाइना के हर शहर में काफी कॉमन होते जा रहे हैं और इसके पीछे वजह है सिर्फ एक। सो चाइना के लीगल सिस्टम्स के जजमेंट में कई बार एक एक्सीडेंट का पनिशमेंट मर्डर के पनिशमेंट से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट दिया जाता है। Drivers in China are known for intentionally killing the people that they accidentally hit while they're driving. इनफैक्ट शाओ का ही केस ले लो। 64 इयर्स की बूढ़ी औरत के ऊपर गाड़ी चलाने के बाद इस केस में उसने एक झूठा बयान दे दिया कि उसे तो लगा कि वो एक कचरे के ठेले के ऊपर से गाड़ी ले जा रहा है। अब इससे शाओ को इंटेंशनल होमिसाइड यानी कि इंटेंशनल मर्डर के केस से बरी कर दिया गया और उसे सिर्फ $70,000 और 3 साल की सजा दी गई। नाउ आई नो ये भी कोई छोटी पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अगर शाओ उस औरत को जिंदा हॉस्पिटल पहुंचाता तो जीपीसीएल लॉ के आर्टिकल 119 के तहत शाओ को उस लेडी को लाइफ टाइम कॉम्पेंसेशन देना पड़ता था, यानी जिंदगी भर उसका खर्चा उठाना पड़ता था, जिसकी कीमत की कोई एग्जैक्ट सीमा नहीं है। कई न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तो कभी कभी ये कॉम्पेंसेशन का खर्चा चाइना में 30 करोड़ प्लस भी जाता है। सो माय पॉइंट ओवर हियर इज, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस चाइना में बार बार हो चुके हैं, इसीलिए अब वेरी अनफॉर्चुनेटली चाइनीज लोगों में एक नोशन बैठ चुका है कि अगर गलती से भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हॉस्पिटल लेके जाने के बजाय उसका मर्डर करना ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है। 119 के तहत अगर उस विक्टिम ने केस ठोक दिया तो उस आदमी के लग जाएंगे। सो अब फ्रेंड्स, आप बेसिकली जान चुके हो
कि वो 2 मेजर रीजंस क्या थे जिसकी वजह से ये माइंडसेट, ये कल्चर चाइना में गली गली में फैल चुका है कि किसी भी जरूरतमंद की मदद ना करे वरना वो हमें ही ठग दे। न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से चाइना के लीगल जस्टिस सिस्टम में ही एक मेजर फ्लॉ है। बेसिकली उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 178 के हिसाब से किसी भी केस को मात्र 20 दिनों के अंदर ही खत्म करना होता है और इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि जल्दबाजी में केस को फटाफट क्लोज करने की होड़ में सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन करके वो एक्यूज्ड को ही गुनहगार ठहरा देते हैं और इवेंचुअली स्कैमर्स गलत काम करके भी जीत जाते हैं। जैसे हमने शू के केस में देखा, वो गिर गई थी, यू ने उसकी मदद की, आई विटनेस ने भी बयान किया कि ये सच है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यू को ही सजा मिली। इस आर्टिकल 119 के तहत जहां पर इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो अगर ऐसे केसेस में फ्रॉडस्टर्स गिल्टी प्रूव हो जाते हैं तो डेफिनेटली इनको भारी पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट हैपन इन चाइना। न्यूयॉर्क टाइम्स को ही ऐसे ही एक हैंडीकैप्ड स्कैमर ने बताया जो अक्सर ट्रक्स के सामने अपनी 3 व्हीलर ले जाता था और फिर अपना नकली एक्सीडेंट करवाकर उनसे पैसे ऐंठता था। उसने बताया कि जब एक बार यही स्कैम करते वक्त पुलिस ने उसे पकड़ा तो उस पर सिर्फ $3,000 का ही फाइन लगाया था। इनफैक्ट उसने तो न्यूयॉर्क टाइम्स को यह भी बताया कि इस इतने से फाइन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इतना तो वो यही स्कैम करके सिर्फ 10 दिनों में कमा लेता है। और यही चीज चाइना में फ्रॉड कल्चर को बढ़ावा दे रही है जो अंदर ही अंदर से चाइना को दीमक की तरह खा रहा है। ऑल्सो जब हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तब हमें चाइना की हिस्ट्री के बारे में काफी यूनिक बात पता चली। असल में चाइना में ये फ्रॉड कल्चर कोई नया है ही नहीं, बल्कि वहां के राजा महाराज भी इसे फॉलो करते आए हैं। दरअसल चाइना में लंबे समय तक रूल करने वाली किंग डायनेस्टी जब अपने डिक्लाइन पर थी तब कुछ रॉयल फैमिली के लोग चीनी मिट्टी से बने कच्चे बर्तन जानबूझकर भीड़-भाड़ वाले जगहों में लेकर जाते थे ताकि किसी के टच करते ही गिरे और टूट जाए और फिर इसके बाद वो लोगों से पैसे वसूल कर सके। इस फ्रॉड को चाइना में पेंगची बुलाते थे, जो कि काफी इंटरेस्टिंगली आज भी चाइना में न्यू जनरेशन ऑफ फ्रॉडस्टर्स के लिए यूज किया जाता है जो खुद गाड़ी के आगे आके या ऐसे ही कोई स्कैम करके पैसे लूटते हैं। अब आई नो काफी फनी है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मेरे हिसाब से पर्सनली चाइना का ये जीपीसीएल लॉ देश के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है अगर चाइनीज गवर्नमेंट कुछ सही सॉल्यूशंस निकाले इस लॉ के एप्लीकेशन के लिए, इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, और इस तरीके से इन फ्रॉड्स को भी कंट्रोल किया जा पाएगा। नाउ इसके सॉल्यूशंस काफी यूनिक हो सकते हैं, सो आपके कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर भर देना। आई वुड रियली लव टू रीड देम। एटलीस्ट आपके सजेशन सुनकर इंडिया में तो कोई ऐसे फ्रॉड्स होने से बच जाएगा, क्योंकि अगर चाइना की बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा फ्रॉड तो खुद चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है, दुनिया को अपनी फेक जीडीपी बताकर। क्या आप जानते हो चाइना के एक्स पीएम और वहां के कुछ स्टेट गवर्नर्स ने पब्लिकली ये एक्सेप्ट किया, एक्सपोज किया कि चाइना जो जीडीपी दुनिया को बता रहा है वो कंप्लीटली फेक और मेड अप है और चाइना की असल जीडीपी उससे काफी कम है, क्योंकि ऐसा करने के लिए सीसीपी स्टेट्स को इंसेंटिव्स दे रही है। वेल, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, जिसे अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो जितना हो सके शेयर करिए और एक लाइक जरूर ठोकना।